हम देखिए कक्षा है हमारी 9th की और आज पढ़ाएंगे हम विज्ञान। विषय क्या होगा हमारा? विज्ञान। विषय है विज्ञान और इसमें एक उप विषय जो है वो होगा उप विषय, यानी विज्ञान की 3 शाखाएं इसमें हमारी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो पहला चैप्टर जो है वो है हमारा रसायन विज्ञान का। किसका? रसायन विज्ञान का। क्या है? रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर जो है इसका वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। पदार्थ को क्या कह सकते हैं हम? द्रव्य। द्रव्य भी कह सकते हैं। ये पदार्थ है क्या? जो भी वस्तु, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या हैं ब्रह्मांड में? द्रव्य हैं। वे सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य। जिसे हम छू लें, देख सकें, स्पर्श कर सकें, ये सभी क्या होंगी? द्रव्य। तो इस आधार पर पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? पदार्थ। पहला टॉपिक क्या होगा आपका? पदार्थ। अच्छा। पहला टॉपिक क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकें, यानी स्पर्श कर सकें, जिनका हम अनुभव कर सकें। वो अनुभव कैसे करेंगे? किसी ने आवाज लगाई और हमने सुनी। क्या हुआ? किसी ने आवाज लगाई और हमने सुनी, तो हमने उसे टच तो नहीं किया, छुआ तो नहीं, लेकिन क्या हुआ? हमने उसे महसूस किया कि कोई आवाज आई है और हमने उसे सुना है। स्वाद है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब क्या है? ये पदार्थ ही हैं सभी। डस्टर है, इसको हमने उठाया हाथ में लेकर, तो ये क्या है? ये भी एक पदार्थ ही है। क्या है? पदार्थ। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकें, देख सकें आदि, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? पदार्थ।
ऐसी वस्तुएं जिन्हें ये जीवन चल लो। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, आदि क्या कहलाती हैं? पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। और पदार्थ कई तरीका के होंगे। जैसे मैंने बताया, अभी आवाज लगाई और हमने सुनी, तो किसके द्वारा सुनी? वायु के द्वारा। किसके द्वारा सुनी? वायु के द्वारा। तो वायु भी एक पदार्थ है। हमने एक उदाहरण दिया था डस्टर का, ये भी एक पदार्थ है नहीं? तो ये भी एक पदार्थ है। तो इस आधार पर जो है पदार्थों को कितना वर्गीकरण किया गया है? कितने भागों में? 3। पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 3। और कौन कौन से होंगे 3 वो? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो क्या पदार्थों कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3। पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 होगा ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ होंगे? ठोस। नंबर 2 द्रव पदार्थ। और नंबर 3 गैसीय पदार्थ। ये हैं, पहला हुआ ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और ठोस क्या है? ठोस साधारण रूप में ठोस की परिभाषा ये होती है कि जिसका आयतन और आकार दोनों ही, एक वस्तु है तो उसका आयतन भी होगा और उसका कोई आकार भी होगा, दोनों होंगे। जैसे अभी मैंने बताया ये डस्टर, तो क्या है? ये ठोस है, तो इसका आकार हम देख सकते हैं और इसका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ क्या हुए कि जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ठोस पदार्थ। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ।
और एक परिभाषा और है ठोस की, क्या है कि ठोस के अणु जो हैं, ठोस के अणु जो हैं, क्योंकि पदार्थ जो किससे बना होता है, सूक्ष्म अणुओं से। पदार्थ जो किससे बना होता है, सूक्ष्म अणुओं से। और वो कितने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों के, नंगी आंखों से, मतलब स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म, इतने महीन होते हैं। इन्हीं से मिलकर हमारे पदार्थ बने होते हैं। हाँ, तो क्या है, अब होगी आपकी ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ क्या बताया हमने अभी, कि जिनका आयतन, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ठोस पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकृति दोनों कैसे हों, निश्चित। दोनों कैसे हों, निश्चित। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ मोटे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब ठोस है, ये तो ठोस पर, यानी इसकी स्थिति दोनों, आयतन और आकृति दोनों निश्चित ही रहेंगी। और कब तक, कि जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगे, कोई बाह्य बल न लगे। डस्टर है, ठोस है अभी तो, और हमने इसे काट दिया, तो इसके दो टुक हो गए अलग अलग, तो इसका आयतन दोनों का अलग अलग हो गया। तो आप कहेंगे कि तो इसका आयतन तो बराबर ही नहीं रहा। तो आयतन और आकृति दोनों निश्चित कब तक रहेंगे, तब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, कोई बाह्य बल इस पर आरोपित न किया जाए, तब इसके दोनों स्थिर रहेंगे, आयतन और आकृति। इससे अगला जो है द्रव, द्रव में ऐसा नहीं होता है। द्रव क्या है, जैसे जल, तो जल वो, या जल की आकृति जो निश्चित नहीं होती है, आकार जो है वो निश्चित होता है। हाँ, तो ठोस थे दोनों निश्चित रहेंगे, जैसे, यानी उदाहरण, क्या हुआ उदाहरण, लकड़ी। चाक, आप कहिए डस्टर, लोहा, पत्थर आदि, ये सब क्या है, ठोस हैं। क्योंकि इनकी न तो आकृति बदलेगी और ना ही आयतन कम या अधिक होगा। कब तक, कि जब तक इस पर कोई हम बाह्य बल न लगाएं, बाह्य बल न लगाएं। ये तो ही आपकी ठोस की एक साधारण सी
परिभाषा। एक परिभाषा और है, वो है अणुगति सिद्धांत के आधार पर। मैंने भी बताया था तुम्हें क्या कि सभी पदार्थ किससे मिले होते हैं? अणुओं से। सभी पदार्थ किससे मिले होते हैं? अणुओं से। तो अणुगति सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी कि ठोस के पदार्थ जो हैं बाकी दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्था समझ रहे हैं, द्रव और गैस, द्रव और गैस दोनों की अपेक्षा कैसे होते हैं? नजदीक। कैसे होते हैं? पास पास। ठोस के अणु जो हैं बाकी की अवस्थाओं के सापेक्ष बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं इसी कारण इनमें जो है ससंजन बल जो है वो अधिक होता है। दोनों अणुओं में, एक अणु फिर दूसरा अणु तीसरा अणु, ऐसे ही अणु आपस में एक दूसरे से अधिक बल के साथ जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहते हैं, दोनों निश्चित रहते हैं। हाँ, परिभाषा क्या है? अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्या होगी कि ठोस के अणु जो हैं द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होते हैं, अतः इन अणुओं के मध्य लगने वाला लगने वाले ससंजन बल का मान बहुत अधिक होता है। क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ। क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ। अब देखिए अणुगति सिद्धांत क्या कह रहा है कि ठोस के अणु द्रव और गैस के सापेक्ष कैसे होते हैं? बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। तो नजदीक होने के कारण इनके बीच जो बल लगता है, ससंजन बल क्या है जानते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं ससंजन बल। ससंजन बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य
लगने वाले बल को कहते हैं ससंजन बल। अब एक ही पदार्थ है ना हम यहाँ पे, इन अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजन बल का मान बहुत कैसा होता है, अधिक। एक ही पदार्थ है इसलिए इस बल को कहते हैं ससंजन बल। और यदि पदार्थ अलग अलग होता तो उसको कहते हैं हम आसंजन बल। उस बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल। वो अगले चैप्टर में बताएंगे, फिलहाल इसे ही देखिए। तो ससंजन बल का मान बहुत अधिक हो जाता है। यही कारण है कि इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। क्या कारण है आयतन और आकृति निश्चित होने का, कि ससंजन बल का मान जो है बहुत अधिक होता है, यानी वो अणु अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते। इस बल के कारण ये अणु अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए इसे कहते हैं ठोस पदार्थ। क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। क्या है कि इनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं और उन्हें हम कहते हैं ठोस पदार्थ। और ये आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते किस कारण हैं, ये हमने तुम्हें बताया है अभी। क्योंकि इनके अणु जो हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं ससंजन बल। तो उस बल के कारण वो अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते और वे अपनी ठोस अवस्था में स्थिर रहते हैं। ठीक है, होगी आपकी ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था। ठीक है, तो अब होगा अगला नंबर गैस, गैसीय पदार्थ या गैस अवस्था। सॉरी, द्रव आएगा, ठोस के बाद क्या आएगा, द्रव। क्या आएगा, द्रव पदार्थ। द्रव, और द्रव क्या है, ठोस क्या था, ठोस की परिभाषा क्या बताई थी हमने, तो जिसके आयतन और आकृति दोनों निश्चित हों, आयतन और आकृति दोनों कैसे हों, कन्फर्म हो, निश्चित हों, उसे कहते थे हम ठोस। लेकिन द्रव क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित हो, आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकृति निश्चित न हो। क्या निश्चित न हो, आकृति, उसे कहते हैं हम द्रव पदार्थ। कैसे पदार्थ कहलाएंगे वो, द्रव पदार्थ। जैसे जल है, तेल है, ये सब क्या है, द्रव है। क्योंकि इनका जो आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकृति नहीं। हमको प्यास लगी और हमने कहा कि आप एक गिलास पानी लेकर आइए, तो पानी किस में रखा है, पहले मटके में। किस में रखा है, मटके में। और मटके में से तुमने 200 ml पानी निकाल कर किस में ले लिया, गिलास में। तो मटके में कितना पानी कम हो गया, 200 ml, और गिलास में कितना आ गया, 200 ml। तो मात्रा तो बराबर रही, आयतन तो समान रहा, लेकिन अब आकृति, पहले वो मटके में था इसलिए फैला हुआ था, अब गिलास में आ गया तो वो गिलास की आकृति में आ गया जल। जल की आकृति कैसी हुई, जैसे गिलास की आकृति थी वैसी ही आकृति ग्रहण कर ली जल ने। तो न आयतन तो जो है निश्चित रहता है द्रव पदार्थों का, लेकिन आकृति जो है वो निश्चित नहीं रहती। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित, आयतन कैसा है, निश्चित, लेकिन
आकृति कैसी हो? अनिश्चित, यानी निश्चित न हो, लेकिन आकृति निश्चित आकृति जो है निश्चित न हो। निश्चित न हो का मतलब समझ रहे हैं? अनिश्चित हो। निश्चित न हो यानी अनिश्चित हो। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित हो या रहता हो, लेकिन आकृति निश्चित न हो। द्रव पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण या जैसे बताएगा कोई एक उदाहरण? अभी बताया था मैंने, जैसे जल। क्या बताया था अभी? जल। जल के अलावा तेल, एक और द्रव पदार्थ है, जानते हैं? मरकरी। मरकरी यानी पारा। पारा कैसा है? द्रव पदार्थ है, लेकिन क्या है पता है? जानते हैं? पारा, पारा एक धातु है, और धातु कैसी है? इसीलिए इसे कहते हैं हम द्रव धातु। पारा को क्या कहते हैं? द्रव धातु। पारा के अलावा सभी धातुएं सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस में। लेकिन पारा यानी मरकरी जो है सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक। अब अणुगति सिद्धांत के अनुसार देखिए इसकी परिभाषा। किसके अनुसार? अणुगति। क्योंकि पदार्थ किससे बनाए होते हैं? छोटे छोटे अणुओं से। और अणु कितने छोटे होते हैं? इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अणुगति सिद्धांत के आधार पर। अणुगति सिद्धांत क्या है? कि जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसी के अनुसार हमें परिभाषा देनी है। तो क्या है कि द्रव के अणु जो हैं ठोस की अपेक्षा, ठोस के अणु तो बहुत नजदीक रहते हैं, और कितने नजदीक रहते हैं कि वो अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते। अपनी जहां पर हैं वहां पर फिक्स हैं, उसे वो परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन द्रव में क्या होता है कि ये अपनी उस स्थिति को तो छोड़ सकते हैं जिस स्थान पर वो हैं, लेकिन उसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। रहेंगे उसी के अंदर, रहेंगे उसी के अंदर, उसे छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन पूरे द्रव में घूमने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। पूरे द्रव में क्या होगा? घूमने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो इसी कारण क्या होता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकृति क्या है? वो निश्चित नहीं रहती। आकृति जो है निश्चित
नहीं रहती। उसे जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेती है। जैसे गिलास में पानी बताया हमने अभी, पानी किसमें भरा था? गिलास में। गलती से गिलास हाथ से छूट जाए तो क्या होगा? पानी फैल जाएगा, पानी फैल जाएगा और फैलकर पूरे फर्श पर बिखर जाएगा। तो पहले गिलास में था पानी, अब पूरे फर्श पर फैल गया। पानी कितना है? वही 200 ml है ना, लेकिन अब उसने पूरा फर्श जो गीला कर दिया। तो आयतन तो जो उसका उतना ही रहेगा 200 ml ही, लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं है। आकृति क्या होगा? उसकी बदल जाएगी। तो क्या है? द्रव के अणु जो हैं, द्रव के अणु ठोस से कैसे होंगे? ठोस की अपेक्षा तो दूर दूर होंगे, लेकिन गैस की अपेक्षा पास पास रहते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस की अपेक्षा कैसे होंगे? पास। गैस की अपेक्षा बहुत पास पास होते हैं। द्रव के अणु क्या है? द्रव के अणु संपूर्ण द्रव में मतलब पूरे द्रव में, जितना भी द्रव है आपके पास, गिलास में, भगोनी में या किसी और बड़े बर्तन में, तो क्या है? उसमें पूरे में घूमने के लिए वो स्वतंत्र रहेंगे। संपूर्ण द्रव में घूमने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अपनी अवस्था को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। यही कारण है
यही कारण है कि द्रव के अणु यही कारण है कि द्रव के अणु ऐसे नहीं, यही कारण है कि द्रव का आयतन तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो क्या था, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित रहता है, आयतन तो कन्फर्म है, निश्चित है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी आकृति जो है वो बदलती रहेगी, तो ऐसे पदार्थों को कहेंगे हम द्रव पदार्थ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि द्रव के अणु हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और वो कितने दूर होते हैं कि पूरे द्रव में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, पूरे द्रव में वो घूम सकते हैं, लेकिन द्रव से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए इनका जो है आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकृति नहीं। ठीक है, उदाहरण मैंने बताई दिए हैं, जल है, तेल है, पारा है, और बहुत सारे हो सकते हैं, रिफाइंड वगैरह, ये सभी क्या हैं? द्रव हैं। गैस, अब क्या बात आई? पदार्थों की तीन अवस्था बताई हमने, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के बारे में बता दिया और द्रव के बारे में बता दिया। अब क्या रह गया? एक रह गई गैस। ये गैस कैसी अवस्था है? गैस पहले में क्या था? आयतन और आकृति दोनों निश्चित थे ठोस में। नंबर दूसरा आया द्रव का, उसमें क्या रह गया? केवल आकार ही उसका जो निश्चित रह गया, यानी आयतन, उसका आयतन ही निश्चित रह गया, लेकिन आकृति उसकी भी निश्चित नहीं रही। अब गैस में क्या होता है? गैस में न तो आयतन निश्चित रहता है और ना ही आकृति, यानी दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपने गुब्बारा देखा है भरा हुआ, फूला हुआ गुब्बारा, उसमें क्या भरी होती है? गैस। और वो किसी कारणवश फूट जाए तो गैस क्या होगी? पूरे वातावरण में फैल जाएगी, तो उसका न तो कोई आयतन रहा फिर और ना उसकी कोई आकृति रही, पूरे वातावरण में वो फैल गई। तो इसलिए गैस का न तो कोई आयतन होता है निश्चित और ना ही आकृति। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें न तो आयतन निश्चित होता है और नहीं बड़े ध्यान ना रहता,
और नहीं आकृति निश्चित होती है। और नहीं आकृति निश्चित होती है। गैसीय गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी क्या है? गैस है। वायु जो ब्रह्मांड में घूमी हुई है, वायु जानते हैं सभी गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? इसमें सभी गैसें होती हैं। और जो प्राणदायक वायु है उसे कहते हैं हम ऑक्सीजन। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लगभग कितने परसेंट होती है? 21%, लगभग 21% पाई जाती है वातावरण में। आर्गन भी एक गैस है। आर्गन, नाइट्रोजन, ये सभी गैस क्या है? ये सभी गैसें हैं। हाँ, ये क्या है? गैसें हैं सभी। ये अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत के आधार पर। तो अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्या है? पहले दूसरे में मैंने बताया कि ठोस में पदार्थ के अणु जो है बहुत पास पास थे। फिर अगला नंबर आया द्रव का। तो द्रव के अणु कैसे थे? ठोस की अपेक्षा दूर थे, लेकिन गैस की अपेक्षा नजदीक थे। अब क्या है? गैस के अणु जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं, ये कितनी भी दूर रह सकते हैं, हो सकते हैं। तो अणु के सिद्धांत के आधार पर क्या है? गैस के अणु ठोस तथा द्रव पदार्थ के अणुओं के सापेक्ष बहुत कैसे होते हैं? दूर दूर, बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होते हैं। इसी कारण जो है इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न आकृति, यानी दोनों ही अनिश्चित रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं? अनिश्चित। कोई भी कन्फर्म नहीं रहता, कोई भी निश्चित नहीं रहता।
यही कारण है कि गैस के यही कारण है कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न आकृति। अर्थात दोनों ही अनिश्चित होते